हेलो क्लास 11, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव में। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 मैथमेटिकल फिजिक्स का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को, जिसको हिंदी में समाकलन भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के बारे में सीखा था। इंटीग्रेशन अलग से कुछ भी नहीं है, इसी जो आपने जो लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन सीखा था उसी का एक इन्वर्स प्रोसेस है। इसी को आज हम समझते हैं और आज ये जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का जो यूनिट चल रहा है ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम चैप्टर नंबर 2 डायमेंशंस की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन क्या है, यह समाकलन क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ इसका फिजिक्स में यूज हो रहा है ये भी समझते हैं। तो इंटीग्रेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं समाकलन, और इसकी डिफाइन यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इट इज अ इनवर्स प्रोसेस, इट इज अ इनवर्स या रिवर्स प्रोसेस, इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये एक उल्टा प्रोसेस है किसका, अवकलन का, यानी डिफरेंशिएशन जो आपने करवाया था तो उसी का एक अपोजिट प्रोसेस है। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें कि ये y इक्वल टू कोई fx, इस तरीके से यहाँ पे कोई फंक्शन है fx, या मैं इसे कैपिटल F दे दूँ यहाँ पर, ये y बराबर कैपिटल fx यहाँ पे कोई फंक्शन है। और यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका विद रेस्पेक्ट टू को मैं यहाँ पे WRT लिख रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, x में, तो मेरे पास यहाँ पर y जो यहाँ पे फंक्शन है वो हो जाएगा dy बाई dx, ऑपरेटर लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, और ये बनेगा dy बाई dx कैपिटल fx। मैंने मान लिया कि इसका जो रिजल्ट आया वो है f डैश x, क्या गया है f डैश। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। तब यदि हम वापस से देन आप इंटीग्रेशन करते हैं, देखो ये जो ऐसा मैंने सिंबल बनाए हैं, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, इस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एक सिंबल है जो इंटीग्रेशन को बताएगा। साथ ही यहाँ पे एक ऑपरेटर भी आएगा, ये अकेला नहीं आता है, ये जब आता है तो इसके साथ एक ऑपरेटर आता है। जिस प्रकार डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर कहलाता है, ये ऑपरेटर किसका है, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कह सकते हो, या फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको कह सकते हैं आप, डेरिवेटिव, अवकलज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलज। उसी प्रकार से ये जो डेरिवेटिव है आपका x के रेस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, उसी प्रकार मैं यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का ऑपरेटर बनाना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे ये सिंबल लगा के एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओनली dx, डी बाई डी एक्स वहाँ लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है dx और इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन किसका करना चाह रहा हूँ, जो रिजल्ट आया आपके y बराबर fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद उसी का मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ। यानी f डैश x ds का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो आपको वापस क्या मिलेगा, वही fx मिलेगा, और fx कौन, जो y था आपका, लेकिन साथ में यहाँ पर एक c हो रहेगा, एक टर्म हो रहेगी। अभी ये क्या चीज़ है अभी बताएंगे, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y प्लस सी, क्योंकि fx ही आपका क्या है, y। यानी इंटीग्रेशन आपने किया तो f डैश x dx बराबर कितना आ गया आपके पास, y प्लस सी आ गया। तो इससे क्या ध्यान पड़ रहा है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट लाते हैं उसी रिजल्ट को यदि आप वापस इंटीग्रेट कर देते हैं तो वही फंक्शन आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ये करते हैं इंटीग्रेशन। बट अब यहाँ पे देखिए कि एफ डैश एक्स का यदि आपने इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेशन करने के बाद जरूर हमें एफ एक्स मिल गया, लेकिन साथ में एक टर्म एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रही है, ऐड हो रही है, ये c यहाँ पे क्या कहलाता है, यहाँ पर इसको लिख लीजिए आप, वेयर c क्या चीज़ है, c यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आपको कब लगाना होगा, कब इसको नहीं लगाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है। अब इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का इंटीग्रेशन होता है। तो एक बार यदि हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, उससे पहले एक जनरल नॉलेज, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे डेवलप करें कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में है क्या चीज़। तो एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप इसे लेट कीजिए कि ये कोई सिस्टम है, ये क्या चीज़ है, कोई सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, या ऐसे कह दूँ कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम है, कुछ भी समझ लीजिए, बहुत सारे इसके अंदर पार्टिकल्स है। मुझे इस पूरे सिस्टम का मास फाइंड आउट करना है, मुझे क्या निकालना है, इसका टोटल द्रव्यमान या मास कितना है। तो मैं क्या करूं,
या तो इसको पूरे को ही तोल लूँ, लेकिन मैं कहूँ कि ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे तोल के नहीं बता सकता। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं इन सब के मास को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे कोई पार्टिकल है एक छोटा सा a, और इस a का मास कितना है, m1 है, मैंने लेट किया। ऐसे ही कोई दूसरा पार्टिकल है b, उसका मास कितना है, m2 है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, मान लिया कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है, और उन सबका मास क्या है, अलग अलग है। एक का m1 है, एक का m2 है, एक का m3 है, एक का m4 है, एक का m5 है। इस तरीके से जाते जाएंगे तो सब पार्टिकल्स का मास कैसा है, अलग अलग है। अब मुझे यदि टोटल मास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके मास को ऐड कर लो। यानी मैं यहाँ पे कैपिटल M टोटल मास मानूं तो मेरे पास ये किसके बराबर आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। यानी मुझे इस तरीके से इसको ऐड करवाना पड़ेगा, तब जाके मुझे मास मिलेगा टोटल। हाँ, ये चीज सही है। अब एक एक का मास निकालना, एक एक का मास को यहाँ फाइंड आउट करना पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे से हैं, मॉलिक्यूल्स के आकार के हैं। तो मॉलिक्यूल बहुत छोटा आकार में होता है, जैसे मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल का आकार किस रेंज में होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर उसकी रेडियस होती है एक मॉलिक्यूल की, और 10⁻⁻9 मीटर एक नैनोमीटर, यानी बहुत छोटी डिस्टेंस है ये। तो इसको हम देख भी नहीं सकते, तो इवन इसका मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फिर क्या करें, तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो सिस्टम है इसके अंदर पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे मेरा तात्पर्य ये है कि भाई इसमें पार्टिकल कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर डिस्क्रीटली, ये चीज हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो चेक करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे, अब पहली बात तो ये कंटिन्यूअसली डिस्क्रीटली का मतलब क्या होता है ये दोनों समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस सिस्टम में एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली जमे हुए हैं यदि, तो क्या होगा, यदि इनके बीच में कोई गैप नहीं है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट यदि मैं बोलूँ कि एक पार्टिकल यहाँ एक दूर है, फिर एक दूर है, ऐसे दूर दूर हैं यदि, तो मैं कहूँगा कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्क्रीटली है। तो मेरे पास दो कंडीशन है कि इस सिस्टम में मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, या तो कंटिन्यूअसली या फिर डिस्क्रीटली। कंटिन्यूअसली जब डिस्क्रीट होते हैं तब आपको जब टोटल मास सिस्टम का निकालना है तो आपको सबका अलग अलग मास ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप उस एडिशन की जगह ये इंटीग्रेशन करें। आप जैसे इंटीग्रेशन करेंगे ओवरऑल आपको वो जो वैल्यू, जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो क्या बताएगा कि इस पूरे सिस्टम का टोटल मास आपको सम करके ही देगा। यानी जो इंटीग्रेशन है इसका इवन जो डायरेक्ट मीन है वो क्या है, एक ऐड करना, समाकलन, यानी सम करना। सम कर दो, सबका मास को सम करो, गेट जो, तो जब जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो का वही रिजल्ट आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पे मिलता है। तो इंटीग्रेशन हम फिजिक्स में क्यों करते हैं कि जब किसी सिस्टम में पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और आपको उन सब के मास को ऐड करके पूरे सिस्टम का मास यदि निकालना है तो आप क्या करें, एक छोटा सा पार्टिकल लें, ओनली एक छोटा सा पार्टिकल, और उसके मास को मान ले कि ये मास कितना है, छोटे सा पार्टिकल है तो उसका मास dm है, और dm का यदि आप इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं तो इंटीग्रेशन आपको dm जो देगा वो टोटल मास को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस आपको क्या देगा, ये एक कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हमेशा ही आएगा, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट के साथ में एक कांस्टेंट जरूर मिलेगा। तो क्या किया, सबको अलग अलग ऐड करने की बजाय हमने क्या कर दिया, एक छोटे से पार्टिकल के मास का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमें वापस क्या मिल गया, पूरी बॉडी का टोटल मास मिल गया। तो कितना आसान हो गया कि यदि किसी बॉडी में पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप उनके अलग अलग मास को ऐड मत करिए, आप बस एक छोटे से पार्टिकल के मास का इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको टोटल मास मिल जाएगा। तो एक तरीका है जिससे हम बहुत आसानी से सभी पार्टिकल्स के मास को ऐड कर सकते हैं। ऐड ही कर रहे हैं, वैसे भी ऐड ही कर रहे हैं और ऐसे भी ऐड ही कर रहे हैं। समाकलन या इंटीग्रेशन का मतलब ही सम करना ही होता है। जिस प्रकार डिफरेंशिएशन का मतलब, डिफरेंशिएशन का जो अर्थ आपने निकाला था कि भाई कोई भी ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता था तो उसको तोड़ देता था, उसको सब्ट्रैक्ट, उसको डिफरेंशिएट कर देता था। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन, अवकलन क्यों कहते हैं इसको,
जो आपका सब्ट्रैक्शन वर्ड है, सब्ट्रैक्शन वर्ड को हिंदी में व्यवकलन कहते हैं। आपको ध्यान नहीं होगा कि इसको क्या कहते हैं, व्यवकलन। और ये व्यवकलन और अवकलन आपको लगभग समान ही दिख रहा होगा। यानी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी भी फंक्शन को तोड़ना, और जबकि इंटीग्रेशन का मतलब है किसी भी फंक्शन को जोड़ना। तो हम जैसे कोई कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी जब बनाते हैं तो एक कंपनी में जब दूसरी कंपनियों को हम मर्ज करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं मीन्स क्या है, हम उन कंपनियों को इस एक छोटी कंपनी में जोड़ के एक बड़ी कंपनी बना रहे हैं। इसका मतलब हम सब उन कंपनीज को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट का मीन क्या है कि ऐड करना या सम करना। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हम समझे डायरेक्टली तो क्या कहेंगे, इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाई? बिकॉज डिफरेंशिएशन में हम तोड़ते हैं, तो इंटीग्रेशन में हम जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? जिसको तोड़ा था। यानी जिस फंक्शन को आपने तोड़ के ये निकाला था, उसी फंक्शन को आप वापस जोड़ के क्या करेंगे, उसी फर्स्ट फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यानी हमने जितने फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में सीखे थे वो सारे फॉर्मूले हमको यहाँ पर वापस लर्न करने हैं, और उन फॉर्मूलाज से जो रिजल्ट आए थे उन फॉर्मूलाज को अब हम यहाँ रखेंगे इंटीग्रेशन के साइन के साथ, और फिर वापस से उसका यहाँ पर डायरेक्ट जो वैल्यू, जैसे साइन एक्स फॉर एग्जाम्पल, मैं साइन एक्स की बात करूँ कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है, तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स यहाँ पर कोस एक्स होता है। अपन ने सीखा था वहाँ पर कि साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा कोस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स ऑपरेटर लगाऊंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा, मुझे साइन एक्स ही मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट। यानी जिसका आपने डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट निकाला, उसी रिजल्ट को हम यहाँ रख के वापस उसका फॉर्मूला बनाएंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना इंटीग्रेशन से पहले क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे आपके वापस यहाँ पर आने वाले हैं जस्ट इनवर्स। मतलब जो रिजल्ट आया था वो यहाँ पर अब फंक्शन बनेगा, और उसका जो रियल फंक्शन था वो आपको रिजल्ट में मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। बहुत ही मोटी मोटी बात यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस की है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंटीग्रेशन क्या है, समाकलन है। किसी भी फंक्शन का यदि आपको डिफरेंशिएशन कर रखा है और उस डिफरेंशिएशन का रिजल्ट पता है आपको, तो उस रिजल्ट को आप वापस इंटीग्रेट करते हैं तो वही फंक्शन आपको मिलेगा। ये इस डेफिनेशन का मतलब है। फिजिक्स में कैसे सीखेंगे कि यदि हम किसी सिस्टम की स्टडी कर रहे होंगे और वो सिस्टम यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंटिन्यूअसली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा यदि, तो फिर हम उस पूरे सिस्टम में अलग अलग पार्टिकल को स्टडी करने की बजाय एक पार्टिकल की, जैसे मास फाइंड आउट करना, तो एक पार्टिकल का मास ले लेंगे और उसका इंटीग्रेशन करके टोटल सिस्टम का मास को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम एक पार्टिकल के मास से टोटल सिस्टम का मास यहाँ पे बता पा रहे हैं। किसकी मदद से? इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है, इस तरीके से बनता है, बड़े सिंबल। और ये अकेला नहीं आता, इसके साथ एक ऑपरेटर आता है जिसको हम dx कहते हैं। यहाँ कौन सा फंक्शन आना है, इसका आंसर यहाँ क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है, वो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला अभी सीख लेंगे। साथ ही एक कांस्टेंट यहाँ पर जरूर आता है, इस तरीके से ध्यान रखें। अब एक छोटी चीज और यहाँ पर रह गई कि जैसे कंटिन्यूअस था तो हमने इंटीग्रेशन किया था, ये कंटिन्यूअस माना तो इंटीग्रेशन कर दिया एक पार्टिकल के मास को। लेकिन यदि डिस्क्रीट फॉर्म में होते, दूर दूर ये पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होते, तो फिर क्या करते, तो फिर ऐसे ही जोड़ते, और उसके लिए एक अलग सिंबल है यहाँ पर, उस सिंबल को हम कहते हैं समीशन। किसको क्या कहते हैं? समीशन, या फिर सिग्मा। सिग्मा भी कह देते हैं इसको, और सिग्मा नहीं कहो तो समीशन कहते हैं। और समीशन का मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक छोटे से पार्टिकल का मास कितना है, m है, और पार्टिकल कितने हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ i बराबर 1 से लेके n पार्टिकल्स हैं। तो मैं यहाँ पे यदि ये लिख दूं कि mi, क्या लिखा मैंने, सिग्मा या समीशन mi, और i की वैल्यू क्या है 1 to n। तो इसका मतलब ही यही है कि आपने i की जगह आप एक एक वैल्यू रखते जाइए। पहले सबसे पहले 1 रखिए, फिर आप क्या करिए 1 की जगह 2 रखिए, फिर आप वापस प्लस लगाइए, फिर 3 रखिए, फिर प्लस लगाइए, एंड सो ऑन करते करते आप लास्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, i की वैल्यू क्या रख सकते हैं, n। तो ये देखो आपको सिग्मा mi की वैल्यू क्या मिली, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, जो कि ऊपर था। यानी ये सिग्मा इस तरीके से शॉर्टकट, मतलब आप एक एक को जोड़ के लिखेंगे तो कितना बड़ी टर्म हो जाएगी, तो आप उसको ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। समीशन का यूज कब करेंगे, जब डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टिकल्स
किसी भी सिस्टम में और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम उससे के इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपके कहाँ यूज आएगा, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसी भी बॉडी का, और वहाँ सेंटर ऑफ मास जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं कंटिन्यूसली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्क्रीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ सिग्मा यूज होगा, कहाँ इंटीग्रेशन यूज होगा, वहाँ हम सीखेंगे फिजिक्स में इसका यूज। अभी फिलहाल हमारा काम क्या है कि अभी इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, साथ ही इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अभी आप क्या उतारे, सिर्फ आप ये इंटीग्रेशन का डेफिनेशन उतार ले, इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एग्जाम्पल उतार ले में आप। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ है कि भाई ये सिस्टम विस्टम ये आप ना लिखें, आप बस ये लिख ले सी बराबर क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो वैसे भी एक्स्ट्रा ही बताया मैंने, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको नोट डाउन करेंगे। चलो आगे चलते हैं आप। तो अब कुछ टाइप्स हो जाए कि भाई टाइप्स कितने होते हैं इंटीग्रेशन के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सेकंड इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो टाइप्स की बात करेंगे तो दो प्रकार का इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। हिंदी में इसको बोल सकते हैं, एक को अनिश्चित समाकलन और एक को निश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन इसको दे देते हैं, अनिश्चित समाकलन इस तरीके से, और यहां पे क्या आ जाएगा, निश्चित समाकलन। इस तरीके से हम सीखेंगे। अब इन दोनों में क्या अंतर क्या है, तो जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, जैसे मैं कोई फंक्शन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, एफ डेक्स एक्स ही ले लेता हूँ मैं, या एफ एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, एफ डेक्स एक्स ले लेते हैं, पहले हमने ऐसे लिया था, और इसको इंटीग्रेशन किया किसके साथ में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन और डीएक्स तो आएगा ही, यहाँ पे जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना वो आ गया। इनडेफिनेट इसलिए कह रहे हैं कि इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे को कोई लिमिट नहीं पता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं और दूँ आपको, जैसे कोई पानी का टब है और इसमें एक नल लगा रखा है और इस नल से पानी गिर रहा है। अब नल से जो पानी गिर रहा है उसकी स्पीड धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड से धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे 1 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 2 मीटर पर सेकंड हुई। आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम। तो अब यदि हम बात करें कि भाई टोटल स्पीड निकालो, या मतलब अपन यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें, तो स्पीड का यदि हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं यहाँ लिख दूँ जैसे v और ये dv, तो मेरे जो लिखना पड़ेगा ना भाई कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने बोला जैसे 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक ये चेंज हुई, तो मेरे पास लिमिट आ गई कि 0 से 10 तक कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप वेलोसिटी या स्पीड का, 0 से लेके 10 तक। 0 क्या है यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल लिमिट है, और ये इसकी फाइनल लिमिट है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब किसी इंटीग्रेशन में ऐसी लिमिट फाइंड होती है या लिमिट गिवन होती है तो वो तो कहलाता है फाइनाइट या डिफाइनाइट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन। इसको डेफिनाइट भी कहते हैं, कैसे भी बोल लो, देखो मैं तो इसको डिफाइनाइट और इसको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलता हूँ, आप इसका जो भी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो करें, ठीक है। तो ये तो था एक एग्जाम्पल। अब ये इस एग्जाम्पल में जो सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर यदि कोई लिमिट नहीं है, लिमिट यहाँ पे जैसे ए से बी कोई लिमिट नहीं लगा रखी, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें आपको मिलेगा एक्चुअल फंक्शन, ये कोई डेरिवेटिव है, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये मिलता है, इसी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट। लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट आपको नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ कि एफ डेक्स एक्स ही है और ये डी एक्स है, लेकिन लिमिट क्या है, x1 से x2, यानी इस एफ डेक्स एक्स की जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन करके x के रेस्पेक्ट में, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल सकती है, x1 से x2 तक बदल सकती है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आप वो इस तरीके से आएगा कि एफ एक्स तो आ जाएगा लेकिन लिमिट लगेगी इस पर। और लिमिट कैसे लगेगी, इस लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट, इस लिमिट को क्या कहते हैं, अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर
लिमिट। तो अपर लिमिट अपर ही रहेगी, लोअर लिमिट लोअर ही रहेगी, यानी x2 ऊपर ही रहेगा और x1 नीचे ही रहेगा। और fdex x का fx ही आया था तो यहाँ पे भी fx ही आना है। लेकिन अब देखो प्लस सी, ये प्लस सी वहां नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने इसमें क्या लगा दी है, लिमिट लगा दी। यहाँ लिमिट नहीं होती है, इस कारण से एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर आता है, जबकि यहाँ लिमिट लगने के कारण अब यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। तो चेंज क्या है फाइनाइट और इंडेफिनाइट में, कि भाई इंडेफिनाइट जिसमें कुछ फिक्स नहीं है कहाँ से कहाँ तक, तो कांस्टेंट आ जाएगा, और डेफिनाइट में फिक्स है, x1 से x2 तक वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए फिक्स है, कोई कांस्टेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखो ये जो x है ना यहाँ पर अंदर, इस x पर ऑपरेट करेगी ये लिमिट। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले आप इस अपर लिमिट को, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लिमिट को जो तरीका होता है अप्लाई करने का वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ अपर लिमिट माइनस एफ लोअर लिमिट, यानी सबसे पहले जो ऊपर है वही आएगी। तो अपर लिमिट क्या चीज है, जो भी है यहाँ पर x की जगह रख दो, तो x2 है तो x2 रख दो, माइनस ये क्या हो जाएगा x1 है तो x1 रख दो। तो देखो आपने सबसे पहले x2 रख दिया और फिर x1। तो इस तरीके से डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, जबकि यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट साथ में मिलेगा। काफी सारा यूज आएगा इस प्रॉपर्टी का आपके आगे, और आपको बहुत अच्छे से ये यहाँ पर आ जाना चाहिए कि जब लिमिट होती है तो कैसे करते हैं और जब लिमिट नहीं होती है तो ऐसे सी भी लगाना है, क्योंकि आप भूल जाएंगे यदि इसको तो फिर आगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपके बहुत यूज आने वाला है फिजिक्स में, जिसको मैंने लिख दिया यहाँ पर fx2 माइनस लिमिट लगाना सीखे। इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, लिमिट जहाँ है अपर ही रहेगी, लोअर लोअर, पहले अपर को x की जगह रखो फिर लोअर को x की जगह रखो। जब अपर रखेंगे तो fx2 आ जाएगा, जब लोअर रखेंगे तो fx1 आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चंस और साथ ही फॉर्मूले भी हम यहाँ पर साथ के साथ देखते जाएंगे। इसमें कोई अलग से प्रॉपर्टीज या जो है वो मैं क्वेश्चंस और उनके साथ के साथ ही डिस्कस करता हुआ चलूंगा, क्योंकि इसमें अलग से नहीं करेंगे, अपन साथ के साथ ही चलेंगे। तो प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज मैं साथ में लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज भी साथ में ही चलेगी और फॉर्मूले भी इसके साथ के साथ ही चलेंगे। और देखिए प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला जब हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज, तो हमको याद कर लेना चाहिए क्या चीज, वापिस से डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले। तो याद करो डी बाई डी एक्स कितना होता है एक्स की पावर एन का, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स कितना होता है एक्स की पावर वन का, वन। डी बाई डी एक्स कितना होता है एक्स की पावर जीरो का, एक्स की पावर जीरो है बच्चों तो ये जीरो। डी बाई डी एक्स कितना होता है वन का, ये फिर जीरो। इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? एक्स की पावर जीरो खुद एक ही कहलाएगी, एक्स की पावर जीरो का वैल्यू मतलब क्या होगा, वन। वन का भी जीरो होगा और एक्स की पावर का भी जीरो, यानी ये तो कांस्टेंट तो है। यानी मैं सीधे सीधे कह दूं डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का करें तो वो कितना आएगा, जीरो। तो पहला फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट किया कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो का, क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो का, तो कितना आएगा। तो देखो जब कांस्टेंट का किया था तो जीरो आया था, अब जीरो का कर रहे हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको आप सी भी लिख सकते हैं। यानी जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा एक कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लें कि यदि यहाँ पर जीरो का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट दे रखी हो x1 से x2, तब इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट तब आता जब लिमिट नहीं होती। लिमिट आ गई तो जीरो का अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम आता है, तो इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। सेकंड फॉर्मूला यहां से उठा लो, वन का डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आया तो जीरो का करने पर फिर वन आएगा। वन आपको यहाँ पे किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट की फॉर्म। यार कांस्टेंट का मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इंटीग्रेशन जीरो डी एक्स बराबर वन। वन क्या है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट ही है, तो आप वन लिख दो। कांस्टेंट को आप क्या करें, वन लिख दें। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वन लिखें या फिर सी लिखें, आपकी इच्छा है। वैसे सी लिखेंगे ज्यादा बेटर है, तो सी लिख रहे हैं आप, लेकिन वन भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो ये एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर जीरो फिर क्या है, तो थर्ड नंबर एक्स की पावर जीरो का डी एक्स। तो एक्स की पावर जीरो वापिस कितना बन गया, वन। और वन का कितना होता है, ध्यान से देखो आप, सॉरी एक गलती हुई यहाँ पे, जीरो इंटू डी एक्स, हाँ ठीक है कोई तकलीफ नहीं है। इसको वापस आप लिख सकते हैं वन इंटू डी एक्स।
और 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 का यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी वो देखो आप, यहाँ आएगी x प्लस सी। अब यहाँ x कैसे आ गया, इस चीज़ को समझना है। तो इंटीग्रेशन में अब कैसे काम करेगा ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैंने इसको सही लिखा है, कि एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। x की पावर 0 है तो 0 माइनस 1 0 इंटू, सही है, ये तो बिल्कुल सही है। और x की पावर 0 यहाँ पे 1, तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद करना है कि भाई इंटीग्रेशन जैसे x की पावर n का करना हो, जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया था x की पावर n का, ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, x की पावर n का। तो जब डिफरेंशिएशन करते थे तो n पावर आगे आती थी और एक पावर को पावर n में से एक माइनस कर देते थे हम, यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता था। अभी यहाँ पर x की पावर n का अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x, अब पावर आगे नहीं आएगी, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, x ही लिखना है, और ये पावर n में एक ऐड कर देना है, यानी n प्लस 1 करना है, और नीचे वापस क्या लिखना है, n प्लस 1, यानी जितनी पावर आपने ऊपर करी है x की उतनी पावर नीचे आ जाएगी, प्लस c, प्लस साथ में यदि लिमिट नहीं है तो क्या आएगा c। तो ये फॉर्मूला अभी मैं हालांकि बाद में लेकर आता, लेकिन अब यहाँ पे जरूरत पड़ गई है क्योंकि x की पावर 0 मैंने यहाँ लिख दिया। तो x की पावर 0 को मैं 1 लिखूँ और 1 लिखूँ तो आपको x लिखना है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो है ये वाला कि 1 x का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अरे भाई x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। वैसे समझो तो ठीक, नहीं तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। प्रूफ करें इसका, इस वाले का प्रूफ करें तो देख सकते हैं हम यहाँ पर कि x की पावर 0, x की पावर 0 dx था, तो x की पावर 0 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की बराबर कितना है, यहाँ पर 0 है ना, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। x की पावर 0 प्लस 1 क्या होगा, x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, यानी ये आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया, x प्लस c। तो मैंने भी क्या लिखा है, x प्लस c ही लिखा है। तो आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया x की पावर 0 का x प्लस c। तो आपको याद क्या करना है, 0 का इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन 0 पे लिमिट लग जावे तो ये 0 हो जाता है। 0 का इंटीग्रेशन वापस मैंने फिर बताया आपको कि कांस्टेंट ही होता है ये कांस्टेंट को आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई सी भी संख्या आप लिखो, यहाँ पे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। साथ ही x की पावर 0 आ जाए, अब यहाँ पे 0 नहीं रहा, देखो x की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो 1 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका x हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। और यदि ऐसे नहीं समझ में आए तो ये मेन फॉर्मूला है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस मेन फॉर्मूले को एक बार वापस लिख के याद करते हैं। 4th नंबर फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते जाओ आप। 4th नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। याद करो मेरे साथ, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बेस पे कुछ फॉर्मूले और बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 2 या x की पावर 1 ही ले लो, पहले x की पावर 1 ले लो तो यह क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, और इसको क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो याद रहे कि x की पावर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। तो अब आप x की पावर 2 लेके देखिए, x की पावर 2 ले लीजिए 6ठे नंबर पे, तो x की पावर 2 dx, तो x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3। कैसे, तो आप यहाँ लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये पावर में है ये अपॉन में प्लस c, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो देखो पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पे पावर 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2, जितनी पावर होता है नीचे, यहाँ 2 है तो 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3, यहाँ पावर जैसे 0 कर दूं तो 1 अपॉन 1, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया, x की पावर 0 है तो x की पावर 1 अपॉन 1, यानी x प्लस c। बात समझ में आ गई, यानी कोई कांस्टेंट है तो उसकी अब देखो कांस्टेंट प्रॉपर्टी भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन और आगे अपन कैसे करेंगे। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो मैं मिटा देता हूँ। तो x की पावर 2 अपन ने यहाँ पे देख लिया। 7 नंबर यदि अपन ले, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 3 ले लें,
तो इसका dx क्या होगा, लिमिट में अभी यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, नॉर्मल विदाउट लिमिट ही कर रहा हूँ। तो x की पावर 3 है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x की पावर 4/4 प्लस c। देखो सीखो बच्चों, x की पावर 4 लिख दूँ तो इसका क्या होगा, x की पावर 5/5 प्लस c। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, मेन फॉर्मूला x की पावर n ही है। अपन n की वैल्यू को बार बार चेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से इस फॉर्मूले में n यहाँ पर जो भी रखोगे +1 करके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन अपन जैसे ले लेते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर रूट एक्स का करते हैं। रूट एक्स है, इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन कर रहे हो आप x की पावर 1/2 dx का, यही है। अब 1/2 n की पावर आपने कितनी ले ली यहाँ पर, n की जगह आपने कौन सी वैल्यू ले ली, 1/2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। 1/2 + 1 3/2, तो अपने पास आ गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब इसको और सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ गया, 2/3, क्या आ गया बच्चों 2/3, उल्टा हो जाएगा 3/2, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c होगा, जबकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/2 रूट एक्स होता था। तो 1/2 रूट एक्स की जगह आपको ये इस तरीके से याद रखना। अब वहां पे उल्टा अपन इसलिए नहीं कर सकते, देखो आपने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था d/dx का, तो रूट एक्स जब आपने लिखा था तो ये आपका था 1/2 रूट एक्स। तो मैं यदि ये चीज यहाँ पर लेके चलता तब तो मुझे आंसर क्या मिलता, रूट एक्स। लेकिन मैं लेके ये चला हूं तो इसका तो कुछ और ही रिजल्ट मुझे मिलेगा, जो किस फॉर्मूले से आएगा, इस फॉर्मूले से आ जाए। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 10। हमारे चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे कि आपका डाउट क्रिएट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 10 यही ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1/2 रूट एक्स, और इसी का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे पता लगाना है कि इसका ये रूट एक्स आता है या नहीं आता है। तो मैं क्या करूँ, 1/2 को तो बाहर निकाल दूँ, ये कांस्टेंट है बाहर। अब देखो फिर इस क्वेश्चन से पहले अब मुझे एक चीज आपको ये सिखानी पड़ेगी, कांस्टेंट वाली। तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर 10th वाले फॉर्मूले में आप कांस्टेंट प्रॉपर्टी को समझे। तो अभी तक तो मैं x को एक साथ अकेला ही लिख रहा था, अब मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया 5x dx। तो 5 यहाँ पर क्या चीज है, इस 5 को मैं यहाँ पे k बना दूं, kx dx। तो k यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल k क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि कांस्टेंट का कभी भी ना तो डिफरेंशिएशन होता है और ना ही इंटीग्रेशन होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा। यानी आपका ऑपरेटर x का है तो x पे ऑपरेट करेगा। मैं यहाँ पर कोई दूसरी चीज लिख दूं तो उस पर ये dx ऑपरेट नहीं कर सकता, वो उसके लिए क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं k की जगह फोर्स भी लिख दूं, और फोर्स आपका ऑपरेटर x का है तो फोर्स पर ऑपरेट नहीं करेगा, फोर्स क्या निकल जाएगा, यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे एक कांस्टेंट k ले रखा है, तो k बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, x dx। अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचा, अब x और dx। अब dx x पे ऑपरेट करेगा, तो k तो बाहर ही रहेगा, x का 1 है पावर, तो क्या हो जाएगा 2/2। भाई जो भी पावर है उससे एक बढ़ा के नीचे लिख, जो पावर है वही नीचे लिख, x²/2, और प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये देखो कांस्टेंट क्या आ गया यहाँ पे बाहर। तो अब देखो मेरा जो क्वेश्चन था 11वें से पहले एक और कर ले, जैसे 5x dx है, तो 5x में क्या होगा, 5 तो बाहर आ गया, और x का क्या हो जाएगा, x²/2। फॉर्मूला वही है, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 1 + 1 2 होता है, और 1 + 1 नीचे भी 2 ही होगा, और प्लस c लगाना ना भूले। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आएगा कब आएगा, जब यहाँ पर लिमिट नहीं हो। अब 12वें में अपन यही ले लेते हैं वापस कि इंटीग्रेशन करना है 1/2 1/√x का, और ये किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। आप चाहो तो यहाँ पे t ले रहे हैं तो t के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया डिफरेंशिएशन में जिस प्रकार जैसा फंक्शन है उसी का ऑपरेटर लगता है, वैसे प्रकार यहाँ पे भी किस वेरिएबल में फंक्शन है उसी हिसाब से उसका ऑपरेटर लगेगा। यदि फंक्शन ही आपका टाइम में है तो टाइम का ऑपरेटर dt लगेगा, फंक्शन आपका वेलोसिटी में है तो वेलोसिटी का ऑपरेटर du या dv लगेगा, आपका फंक्शन फोर्स में है तो फोर्स का ऑपरेटर df लगेगा। यानी फोर्स का ऑपरेटर क्या लगेगा, df। अभी फंक्शन किस में, x में, तो x का ऑपरेटर dx यहाँ पे काम कर रहा है। कांस्टेंट है 1/2 बाहर निकल जाएगा, ये 1/2 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/√x dx का, यही है ना। अब रूट एक्स को ऐसे कैसे लिखें, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको 1/2, इसको इंटीग्रेशन ऊपर लाना पड़ेगा। तो जैसे ऊपर लाओगे इसकी पावर अभी रूट में कितनी है 1/2, ऊपर आके क्या हो जाएगी -1/2 dx। अब देखो काम आसान हो गया।
आपको n की पावर n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू आप 3 थी, 4 थी या 1/2 थी या -1/2, तो क्या हो गया, तो 1/2 तो 1/2 रहेगी, x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 प्लस 1। भाई आपको तो पावर में 1 जोड़ना है और जितनी पावर आपकी आई उतनी की उतनी नीचे लिख देनी है, -1/2 प्लस 1 और साथ में क्या लिखना है प्लस c। क्या लिखना समझ में आ रहा है? ये जो चीज लिखी है मैंने x की पावर में लिखी है बच्चों, आप गलती करते हैं लिखने में, आपको अभी तक लिखना नहीं आता, आप 11वीं क्लास में आ चुके, तो अपने बेसिक्स सुधारें, क्योंकि आप अगले साल 12वीं क्लास में जाएंगे, ऐसे बेसिक्स के साथ आप 12th को बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप पास हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास होना और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ नंबर लाना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करें कि पावर में है तो कैसे लिखना है और जितनी पावर है उसको ही नीचे लिखना है, तो हर तरीके से आप चीज सीखें। आप अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी के साथ में हमने देखो इसका रिजल्ट निकाला, तो हमारे पास ये देखो आ गया, मैं वापस इसको लिख देता हूँ 1/2 1/√x dx, ये कितना है देखो, मैं एम्प्लाइज दैट का साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे कितना है 1/2 x की पावर 1 में से आधी गई, -1/2 प्लस 1 क्या होगा, तो +1 बड़ा है माइनस से और 1 में से आधा जाता है, आधा ही बचता है, तो हाफ बचेगा, x की पावर क्या बचेगा हाफ, अपॉन नीचे भी -1/2 प्लस 1, तो 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा हाफ ही बचेगा, तो ये हाफ से हाफ तो कट गया और आपके सामने क्या गया x की पावर 1/2 यानी कि √x, लेकिन देखो मैं क्या भूल गया फिर c लगाना भूल गया, तो मेरे पास आंसर क्या आया √x प्लस c। तो देखो 1/2 √x का आंसर क्या आना चाहिए था √x, यानी जिसका डिफरेंशिएशन करके आपने 1/2 √x लाए थे उसी चीज को यहाँ लेके चले तो उसका इंटीग्रेशन वापस कितना आ गया √x, लेकिन साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है अपन को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक जो भी फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया तो उसका उस आंसर का यदि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे तो वही फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो x की पावर n के हमने कुछ फॉर्मूले देखे हैं यहाँ पर, x की पावर n 1 है तो कितना होगा, 0 है तो कितना होगा, 2 है तो कितना होगा, 3 है तो कितना होगा, 4 है तो कितना होगा, 1/2 है तो कितना होगा, -1/2 है तो कितना होगा, इस तरीके से है तो क्या होगा, इस तरीके से हमने देखा। 11वें 12 हो गया था। 13 नंबर में देखो जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे दे रखा 1/x² dx, अब कैसे करें, तो बड़ा ही सिंपल है ना, x को ऊपर लिया तो x की पावर -2 dx हो जाएगा और -2 में आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला क्या है x की पावर n प्लस 1/n+1 यानी x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, यानी x की पावर -1/-1, देखो ना -2 में से 1 गया -1 ही बचेगा और नीचे भी -1 प्लस c, यानी -1/x, ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा और ये x की पावर -1 नीचे जाएगी तो इसकी पावर की हो जाएगी x की पावर +1 प्लस c, और 1 को लगाना जरूरी नहीं होता, अंडरस्टैंड है कि ये पावर 1 है, तो -1/x प्लस c। तो याद रखो ये कि 1/x² dx शॉर्टकट में याद कर लो कि -1/x प्लस c होता है, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला, तो इसको याद रखो आप। तो फिर -1/x प्लस c 1/x² का होता है, तो फिर देखोगे यदि 1/x ही होता तो क्या होता, यानी मैं इसको 14th फॉर्मूले में ऐसे बताऊं कि सिर्फ 1/x होता तो फिर क्या होता, तो क्या आप क्या इसमें x की पावर -1 करते, क्या आप इसको ऐसे लिखते x की पावर -1 dx, क्या आप इसको x की पावर -1 dx लेके करने की कोशिश करते, तो मैं कहता ऐसा आप क्यों करते, क्योंकि आपको एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पहले भी सिखाया था कि d/dx log x, लॉग यहाँ बेस e है, log x इसका वैल्यू होता है 1/x, तो आपके देखो 1/x का पूछ रहा तो आपको क्या मिलेगा log x प्लस c, तो अब 1/x का log x होता है लेकिन 1/x² का -1/x होता है, ध्यान देखो बहुत अंतर है। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 1/x का क्यूब है यहाँ पे, अब इसका कैसे करेंगे, x का क्यूब है कोई दिक्कत नहीं, पावर ऊपर लाओ, ऐसे चीज आपने कभी नहीं देखी डिफरेंशिएशन में कि जिसका आंसर क्या आ रहा हो 1/x³ आ रहा नहीं है 1/x का, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, तो इसको सिंपली सोल्व करें x की पावर n से, ऊपर आएगा x की पावर -3, ऊपर आने के बाद क्या बन जाएगा x की पावर -3, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा -3 + 1 अपॉन -3 + 1, यानी x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c, और -3 + 1 क्या हो गया -2, x की पावर -2 और नीचे भी क्या आ गया -2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि -1/2x² प्लस c डायरेक्ट। तो देखो x² का क्या किया,
तो -1/x। एक्स क्यूब का किया तो ये 2 ऊपर आएगा, क्या आएगा 2, इसको एक बार पूरा करके देखते हैं चलो। तो ऊपर आ जाएगा ये x⁻³ dx, तो x⁻³ प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, तो x⁻² अपॉन -2 प्लस c, हाँ तो सही लिखा था, -1/2 x² प्लस c। तो इस तरीके से आपको x⁻n, यानी आपको जो मेन फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है, इंटीग्रेशन x⁻n dx बराबर क्या होता है, x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। तो आप 15 फॉर्मूले यहाँ पर लिखें, 15 फॉर्मूले क्या 15 क्वेश्चन हो गए, तो जो सारे के सारे किस पे बेस्ड है, इसी एक फॉर्मूले पे, इसको छोड़ लिए log x है, इसको ध्यान रखना, इसको x⁻−1 बना के नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप इसको याद रख लेंगे डायरेक्टली जब 14 को, बाकी सारे इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब कुछ अलग बात करते हैं, जैसे एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं हो, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उसमें कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हो, लॉग का कोई फंक्शन हो तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो क्या होगा। तो जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन सारे लिख लेते हैं, ध्यान पड़ जाए अभी। d/dx sin x का कितना होता है, याद करो cos x था, d/dx cos x का कितना होता है, तो माइनस sin x था, है ना भाई, सीखा था हमने। d/dx tan x कितना होता है, तो tan x का sec² था, sec² x था। तो d/dx cot x कितना होता है, तो माइनस cosec² x था। याद है, याद नहीं हो तो याद कर लेना, नहीं तो बिना उसके कुछ नहीं आना है। d/dx sec x का कितना होता है, तो sec x tan x होता है, हाँ। और d/dx cot x सॉरी क्या नाम है, cosec x का कितना होता है, तो माइनस cosec x cot x होता है। तो अब यहाँ पर मैं किसका इंटीग्रेशन निकालूं, मैं उनका निकालूं रिजल्ट का, ताकि मुझे ये वापस मिल जाए। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ, यहाँ से मैं साइन ही ले लूँ, सबसे पहले साइन से स्टार्ट करें। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का निकालूं dx ऑपरेटर x के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का मुझे क्या मिलना चाहिए, cos x, लेकिन ये माइनस का जाएगा, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो साइन एक्स का यहाँ पर माइनस cos x होगा। तो अभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, प्लस c तो आना ही है कि भाई डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का तो cos x आता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cos x आता है। तो इसको इस तरीके से याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का cos x होता है, और इंटीग्रेशन में साइन एक्स का माइनस cos x प्लस c होता है। तो ये अब याद रखें। दूसरा अब यहाँ पे cos x का करूँ, तो cos x dx कितना होगा, cos x का वापस क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। इसी तरीके से देखो मैं यहाँ पे कर दूँ, देखो जिससे sec² x का, sec² x सीधे सीधे ही देख लो, यहाँ से क्या आने वाला, sec² x का क्या आंसर आएगा, tan x, तो tan x प्लस c। इसी तरीके से देखो यहाँ लिख दूँ मैं, ये क्या लिखा हुआ, माइनस cosec² x, तो यहाँ सिर्फ सिंपल क्या लिख रहा हूँ, cosec² x dx, तो ये माइनस तो चला जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा माइनस cot x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आप सारे निकाल सकते हैं, देखते जाओ। ये वाले बच गए दो, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, तो यहाँ लिख लो sec x tan x, sec x tan x, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, sec x प्लस c। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे cosec x cot x, सिक्स्थ नंबर पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के लिखें cosec x cot x dx, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का cosec x प्लस c। ये देख लो cosec x cot x माइनस में होता है, माइनस इधर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आपको क्या मिलना है, cosec c मिलना है। अब दो चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा, कि जैसे सिंपल tan x पूछ लें, tan x dx। अब देखो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर जिसमें आंसर tan x आ रहा हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। यहाँ cos x आ रहा माइनस sin x sec स्क्वायर cosec स्क्वायर sec x tan x sec x के साथ है, cosec cot x। तो सिंपल tan x का तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा नहीं जिसमें आंसर tan x आता हो। तो फिर उस ऐसे फंक्शन को यदि हम इंटीग्रेट करें जिसका हमको जिसको हमने कभी रिजल्ट में नहीं पाया, आपने कभी भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते वक्त देखा नहीं कि आंसर क्या आ गया हो tan x, तो फिर tan x का कितना होगा, तो फिर आप इसमें डायरेक्ट याद करें, ये आपके log sec x होगा प्लस c। log नहीं लिखना चाहते तो ln लिख लें, मैंने आपको पहले भी सिखाया, बेस e होता है तो ln लिख सकते हैं। तो
ln sec x प्लस सी, ये आंसर होगा इसका। इसी तरीके से और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कोटेक्स का, तो कोटेक्स का कितना होगा, तो कोटेक्स का भी डिफरेंशिएशन कभी रिजल्ट नहीं आता है, कोटेक्स भी आपके कोटेक्स dx आप मैंने तो नहीं सिखाया कोटेक्स dx का आपको कि कहीं पे कोटेक्स आया हो, तो फिर इसको कैसे करें, तो इसके लिए भी आपको log की फॉर्म में एक फॉर्मूला दे रखा है कि log sin x प्लस सी, या फिर आप ln लिखें तो ln sin x प्लस सी इसका फॉर्मूला होता है। तो ये दो आपको स्पेशली याद करना, हालांकि इसका कहीं यूज अपने ज़्यादातर नहीं आता है, हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो जो साइन कोस वही हमारे मोस्टली यूज आती है इंटीग्रेशन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हुआ है, अब हम एल्जेब्रिक हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल और हाँ बस एक्सपोनेंशियल हमारे यहाँ पर लेफ्ट बच रहा है, एक चेन रूल हम समझ लेते हैं, तो हमारा ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे करके देखेंगे, तो मैं मिटा देता हूँ उसको। तो देखो एक्सपोनेंशियल में दो ही फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं e की पावर x dx का, तो e की पावर x के डिफरेंशिएशन कितना होता था, e की पावर x का e की पावर x ही होता था, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x ही होगा और प्लस में क्या आएगा c, यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ आ जाए a की पावर x dx, आपने यहाँ पे a की पावर x dx जब किया था तो आपके पास में आया था a की पावर x और यहाँ पे आया था log a जिसकी बेस कितनी थी e थी। तो मुझे बताओ इसका ले रहे हैं ना वापस, जो आंसर आता है उसी का इंटीग्रेशन करते हैं, a की पावर x का कितना होगा, तो a की पावर x का a की पावर x तो होगा ही होगा, साथ में ये log a का आएगा नीचे, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x अपॉन log a प्लस c, बहुत आसान है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसके बाद कुछ इनवर्स फंक्शन भी होते हैं, लेकिन अभी आपको इतना यूज नहीं है आपके इसमें, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ इसमें। और एक u इंटू वी मल्टीप्लीकेशन जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हमको सीखना है। एक एडिटिव प्रॉपर्टी है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मोटे मोटे आपके सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, तो चलो आगे चलते हैं। तो एक तो हमको समझना है एडिटिव प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दें आप एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दिया आपको, इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे y जैसे एक y बराबर फंक्शन दे दिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, हाँ, और इसका आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए y को किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिए इसको, इक्वेशन 1 दे दो आप, इसको लिखिए इंटीग्रेट द इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, यानी आपको y को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। y की वैल्यू आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और ये आप वापस से क्या लगा दीजिए dx, y की वैल्यू रख दी। अब बेटा डिफरेंशिएशन में हमने सीखा कि जैसे कोई प्लस में फंक्शन आ जाए तो एक एक को अलग अलग करके करना है, तो यहाँ पर भी एडिटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि आपको ये जो रिजल्ट निकालना है तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन कीजिए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा, मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ ऑपरेटर लगा दो dx, फिर लगाओ प्लस और फिर करो आप 3x का, और फिर प्लस और फिर करो आप 3 का, यानी आपको अलग अलग करके लिखना। आपको क्या करना, नहीं माइनस होता है यहाँ तो माइनस भी लगा दो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो जैसा सिंबल आपके क्वेश्चन में होगा वैसे ही आपको यहाँ पर काम कर लेना। यानी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एक साथ, यानी जितने भी फंक्शन आपने यहाँ पे जोड़ रखे हैं एल्जेब्रिक में, जैसे ये एक अलग ये टर्म है, ये टर्म अलग है, तो इनको अलग अलग लेके ही आपको डिफरेंशिएशन करना है, जब तक कि आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाए एक साथ करने की। जैसे मुझे प्रैक्टिस है, मैं इसको एक साथ ही कर सकता हूँ, फटाफट आंसर लिख सकता हूँ। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो इसका पावर आ जाएगी एक्स की पावर 3/3, प्लस ये 3 है तो 3 तो बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा x की पावर 2/2, प्लस 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा और 1 बचेगा, 1 का क्या होता है x, और साथ में प्लस c। ये आपके सामने रिजल्ट आ गया इसका। और यहाँ पर अलग अलग करने पे भी यही आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x की पावर 3/3, 2 + 1/2 + 1, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, x का फिर करेंगे x²/2, आपको पहले लिखा चुका हूँ फॉर्मूला, x का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2 होता है, 3 बाहर आ गया, प्लस
3 और ये अंदर बचा 1 इंटू डी एक्स, और 1 का मैंने बताया था आपको, जैसे dx अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन कौन होगा, x होगा, तो x यानी 3x प्लस सी, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 3x। अब आपका मन करेगा कि इसका इंटीग्रेशन करा तो एक सी तो यहाँ लगाना चाहिए था, इसको इंटीग्रेशन किया तो फिर एक और सी यहाँ लगाना चाहिए था, और इसके साथ भी एक, तो 3 सी आने चाहिए थे। आप लगा लो बोली 3 अलग अलग सी, लेकिन लास्ट में वो 3 सी मिलके भी टोटल क्या है, कांस्टेंट ही है ना, तो अपन को 3 सी लगा के एक ही सी लगाना है, यानी लास्ट वाली जो टर्म होगी उसके बाद आपको एक सी कांस्टेंट यहाँ पे लिख देना। तो ये थी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब और आगे चलो, चेन रूल भी समझ लो इसके साथ ही। देखो चेन रूल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसा आया, चेन रूल इन इंटीग्रेशन, तो इसमें चेन रूल में इंटीग्रेशन को बहुत तरीके से समझो भैया, गलत बहुत हो जाएगा क्वेश्चन नहीं तो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को एक फंक्शन एग्जांपल दिया है यहाँ पे, sin 2x, क्या दे दिया, sin 2x दे दिया, और इसका क्या बोला, इंटीग्रेशन करो। तो sin 2x में फिर आप देखो ढंग से, तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin 2x पूरा का पूरा, और एक 2x यहाँ पर कैसा है, एल्जेब्रिक फंक्शन। बात समझ में आ रही? यानी आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, तो अब आपको जब इंटीग्रेशन इसका करना है तो sin 2x का तो क्या हो जाएगा, सिंपल याद रखो, माइनस cos 2x। कैसे याद रखें, अरे भाई इंटीग्रेशन कितना होता है sin x का, sin x dx बराबर होता है माइनस cos x प्लस c, तो यहाँ पे sin 2x है तो क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x प्लस c लगावे, उससे पहले इस 2x का भी तो हिसाब कर लो। तो डिफरेंशिएशन जब हम करते थे ऐसे, जैसे मैं डी बाई डी एक्स करता था sin 2x का, तो मैं ऐसे लिखता था कि सबसे पहले तो sin 2x को लिख दो, तो डिफरेंशिएशन तो cos 2x ही होता था प्लस में, और फिर मैं क्या करता था, इनटू करता था, और फिर 2x का करता था, 2x का इनटू करने पर 2 तो बाहर निकल जाता था, और x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx बन के ये 1 हो जाता था। तो मेरे पास आंसर आता था cos 2x इंटू 2 इंटू 1, यानी मेरे पास आंसर 2 cos 2x आता था। बात क्लियर? तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल का सिस्टम क्या था कि एक फंक्शन होने के बाद मल्टीप्लाई में दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता था। यहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, यहां पर आपने फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, अब आपको दूसरे फंक्शन को पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, डिवाइड करना है, और फिर वापस से डिवाइड के बाद इंटीग्रेशन नहीं करना है, अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, और 2x का आपको यहां पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इस तरीके से, और फिर लगाना है आपको प्लस से। तो आपके पास में माइनस cos 2x तो है ही, और अब मुझे बताओ बच्चों, ये 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन dx कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस c। तो sin 2x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ गया, माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c आ गया। एक और देखो इसमें, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल e की पावर ax प्लस b, ये कोई क्वेश्चन है, और ये dx, e की पावर ax प्लस b। अब देखो वैसे तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका ऐसा का ऐसा ही हो जाना चाहिए, e की पावर ax प्लस b, ये ऐसा कैसे आ गया, लेकिन यहाँ पे ax प्लस b क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन भी है, तो उसका वापस नीचे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। देखो ax प्लस b और प्लस c, तो देखो आंसर कितना आ गया, e की पावर ax प्लस b अपॉन, इसका इंटीग्रेशन करो तो a बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन dx क्या बन जाएगा 1, a तो कॉमन आ गया, बाहर आ जाएगा, इसका कोई कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx बन गया 1, और b यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, तो b db अपॉन dx क्या होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, b यहाँ पे कांस्टेंट है, a और b दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है, तो a तो बाहर निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और b का यहाँ पर db बाई dx 0 बन जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है, e की पावर ax प्लस b अपॉन a। तो देखो चेन रूल कैसे काम कर रहा है, पहले तो इंटीग्रेशन कर दो, फिर जो भी दूसरा फंक्शन है उसका नीचे डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, उसके बाद चेन रूल आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन में भेज दूंगा। तो देखो आगे एग्जांपल नंबर 3, ऐसे ले लेते हैं ax प्लस b का क्यूब, ये कोई फंक्शन। फर्स्ट स्टार्टिंग में देखें तो x प्लस b का क्यूब यहाँ पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन को बता रहा है, और एल्जेब्रिक फंक्शन
का कैसे होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला काम करेगा हमारे पास, तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर x की पावर n dx का फॉर्मूला काम करने वाला है, जो कि कितना था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, यही था। तो मैं यहाँ लिखा दूँ पावर एक बढ़ा दो, यानी ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी करने ही वाला था, लेकिन मुझे ध्यान पड़ गया कि ये अलग भी फंक्शन है। अभी तो मैंने पावर वाले की चीज की बात की ना, अंदर ax प्लस बी भी है, तो मेरे को यहाँ इंटीग्रेशन करके क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन किसका, ax प्लस बी का, और फिर लगानी पड़ेगी कांस्टेंट को c को। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन ये इसका पूरा डिफरेंशिएशन कितना आएगा, a तो बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन dx 1 प्लस b का 0। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ a इस पूरे की वैल्यू n+1 पहले लिख लो, n+1 ये ब्रैकेट में इनटू इस पूरे का आंसर कितना आएगा a। अभी नीचे ही तो किया था, अरे इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस b का कितना आया था, a तो आया था, यहाँ पे भी वापस वही करना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको चेन रूल को समझना है। चेन रूल हो गया आपके पास, आपने हर तरह के फॉर्मूले भी सीख लिए। अब आपको वीडियो के साथ ही जैसे ही मैं आपको इसको पोस्ट करूँ, अपलोड करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके साथ में। और एक u इंटू वी का फॉर्मूला और रह रहा है, फॉर्मूले को तो मैं लिखा देता हूँ अभी, बाकी इसका जो एप्लीकेशन है वो अपन जब आगे जब हम डेरिवेशंस करेंगे जहाँ पे इसका यूज आएगा। हालांकि जो u इंटू वी वाला फॉर्मूला है इसके इंटीग्रेशन के अंदर, उसका यूज हमारे 12th क्लास में एक चैप्टर न्यूक्लियाई उसी में आता है, इसके अलावा मोस्टली इसका यूज नहीं आता है, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वही हमें इसका यूज आएगा। तो देख लीजिए प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है, जैसे u और v दो फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन है, किस x में हो सकता है, कोई लॉगरिथमिक हो सकता है, कोई कैसा भी फंक्शन हो सकता है फॉर एग्जांपल, और u और v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आपको डिफरेंशिएशन तो बहुत अच्छे से आता है, डी बाई डी एक्स u इंटू वी का आप यहाँ पर u को ऐसे रखते हैं dv बाई डी एक्स प्लस v को ऐसे रखते हैं du बाई डी एक्स कर देते हैं, ये आपका हो जाता है डिफरेंशिएशन हो जाता है। इंटीग्रेशन कैसे करें, तो सबसे पहली बात है इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड करना पड़ता है। सबसे पहले जो भी दो फंक्शन होंगे आपके, उनमें से आप एक को क्या कर लें, पहला किसी एक को फर्स्ट माने, किसी को सेकंड। अब ये फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे, इसके लिए आप याद रखें आई लेट, मैंने आपको पहले ही बताया था आई लेट का मतलब, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी सीरीज से, इसी सीक्वेंस से आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x sin x dx ले लेता हूँ, इसके साथ साथ अपन फॉर्मूले के साथ इसको भी सोल्व करना सीख लेंगे। x भी एक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन यहाँ पे लगे हुए हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा मुझे बताओ पहले एल्जेब्रिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, पहले एल्जेब्रिक आता है बच्चों, तो x यहाँ पे मेरा क्या कहलाएगा फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक मेरा क्या कहलाएगा यहाँ पे सेकंड। इस तरीके से अपन को चूज करना है 1 इंटू 2। अब कैसे करना है, जो आपका 1 है उसको आप ऐसे रख दो, और दूसरे वाले का आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ लगाओ माइनस, और यहाँ लगाओ एक बड़ा इंटीग्रेशन, और बड़े इंटीग्रेशन में सबसे पहले ये जो u आपने छोड़ा था उसका कर दो डिफरेंशिएशन, du बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और यहां एक छोटा सा इंटीग्रेशन और करो, किसका, v dx का, और ये पूरी जो रिजल्ट आएगा उसका वापस से क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो कितना बड़ा फॉर्मूला हो गया ये। तो सबसे पहले u को ऐसे रखो, v का इंटीग्रेशन करो माइनस, फिर बड़े इंटीग्रेशन में u का डिफरेंशिएशन करो, फिर डिफरेंशिएशन के साथ ही उस v का वापस इंटीग्रेशन करो, और इस पूरी जो वैल्यू आएगी उसका वापस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। तो x को मैंने ऐसे रख दिया, sin x का मैंने क्या कर दिया dx, sin x dx, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन x का क्या करना है मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएशन du बाई डी, और वापस किसका sin x का क्या करना है मुझे इंटीग्रेशन, और यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका वापस क्या करना है इंटीग्रेशन। यही तरीका है। x ऐसे रह जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा माइनस कोस x, याद रखो ये तो x का क्या होता है माइनस कोस x, माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन dx बाई dx क्या बन जाएगा 1, और sin x का क्या हो जाएगा माइनस कोस x, और ये dx बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, अंदर वाले का तो मैंने लिख दिया माइनस कोस x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया x, सॉरी यहाँ पे माइनस से खुद ही है, तो माइनस x कोस x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया कोस x dx
तो मैंने देखो बदल दिया ना, यहाँ पे दो फंक्शन थे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा। तो हम करते क्या है इस फॉर्मूले की मदद से कि कोई भी दो फंक्शन होता है उनको इस तरीके से कन्वर्ट करके उनमें से दोनों में से एक फंक्शन को कांस्टेंट बना दे। जैसे dx बाई डी को मैंने क्या बना दिया 1, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन बना जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c, लास्ट में जाके कांस्टेंट लग जाएगा c, और यहीं पे लिमिट होती तो लिमिट अलग तरीके से काम करती। फिलहाल लिमिट के क्वेश्चन तो आपका है ही नहीं, आपको इस तरीके से इसको करना है। ये था आपका मल्टीप्लिकेशन u इंटू वी का इंटीग्रेशन। तो कोशिश करेंगे अपन इसको समझने की। अच्छा, एक लास्ट और क्वेश्चन आपको आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि उसका यूज भी आएगा अपने, तो यूज जब आएगा तो फिर उसको लिख लेना चाहिए हमें। देखो क्या है, दो फॉर्मूले और लिखो आप यहाँ पे नोट डाल के जो आपके यूज आने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में साइन स्क्वायर एक्स ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे काफ़ी यूज आएगा आपके। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो देखो याद रखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कुछ सिखाया था आपको कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक cos 2x का फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैं ऊपर निकालूँ यदि, तो मेरे पास कितनी आ रही है साइन स्क्वायर एक्स की, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x, और ये 2 इसके साथ में तो अपॉन में आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकता हूँ। यानी मेरे को यदि इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। यदि मुझे ये नहीं आता है तो मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाऊंगा, यानी मेरे को इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसी प्रकार से ये इस वाले फॉर्मूले से मुझे ये पता होना चाहिए, मैंने आपको वहाँ लिखा रखा है cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। ये मुझे दोनों पता होंगे ना, तब जाके मैं इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊंगा बहुत इजीली। अब देखो बहुत आसान हो गया, ये करना मुश्किल था, ये करना बड़ा ही आसान है। देखो कैसे समझे इसको, तो इसमें 2 को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये तो हो गया 1/2 और माइनस क्या आ गया यहाँ पे cos 2x अपॉन 2, और ये dx अलग अलग ले ले। तो एक बार तो इंटीग्रेशन कर दो किसका 1/2 dx, और माइनस एक बार किसका कर दो cos 2x अपॉन 2 का, ये dx। 1/2 का करेंगे तो 1/2 dx का क्या हो जाएगा, और 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 का क्या होता है x, माइनस 1/2 फिर बाहर आ जाएगा, ये अंदर cos 2x का क्या बचेगा sin 2x, और ये प्लस c, ये आंसर है। तो x/2 माइनस sin 2x/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो बड़ा ही आसान है, एक आप खुद करके लाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डालेंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, cos स्क्वायर x dx, आपको इस फॉर्मूले को बदलना है इस तरीके से, फिर इसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालें। आज के लिए बहुत, ये इंटीग्रेशन खत्म, मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशंस। तब तक के लिए आप इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। ये मैथमेटिकल पोर्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत सीरियस लेके करेंगे। थैंक यू।